नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। क्या किस करने से एड्स फैल सकता है? क्या इस प्रकार की जो क्वेश्चन है अमूमन हम अपने सोसाइटी में बात नहीं कर पाते हैं, ये शर्म का विषय माना जाता है। तो क्या इस मुद्दे पे बात करना है, लेकिन क्योंकि हमारे दिमाग में है और कहीं ना कहीं आपके सामने ये प्रश्न भी आता है कि क्या इस तरह से एड्स फैल सकता है। एड्स से फैलने की जो मेथड्स हैं वो आपको जरूर पता होगा। आपने टीवी में देखा होगा, मोबाइल में देखा होगा कि 3 कारणों से एड्स फैलता है। सेक्स से फैलता है और असुरक्षित यौन से फैलता है और संक्रमित व्यक्तियों से फैलता है, और तीसरा इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे को मिलता है। ये 3 तरीके से एड्स फैलता है। लेकिन हमारा सवाल थोड़ा अलग है, क्या किस तरह से एड्स फैलता है, या इसे कहें क्या ओरल सेक्स से एड्स फैलता है। ये कुछ ऐसे सवाल है दोस्तों कि हो सकता है आपके दिमाग में घूमता हो, लेकिन इस मैटर पे हम आज जरूर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीका से ये सारी क्रियाएं काम करती हैं। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि एड्स का काम हम स्पेशल एक सीरीज बनाने वाले हैं जो आपको लिए ज्ञानवर्धक होगी। ये एड्स चीज है क्या? लेकिन दोस्तों, हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में इतने वायरसेस हैं, ढेर सारे बैक्टीरियाज हैं, और एंटी इंफ्लेमेटरी जो है हमारे बॉडी पे काम नहीं कर पाती है। इतने सारे पोल्यूशन हैं, इतने सारे ढेर सारे कूड़ा करकट रास्ते में पड़े होते हैं, और कोई व्यक्ति आ रहा है, खांसते हुए आ रहा है। चारों तरफ आपके पास वायरसेस है, बैक्टीरिया है, वो आप कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं, और ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका इन्फेक्शन बढ़ जाए। लेकिन आपको कौन बचाता है? जी हाँ, आपका इम्यूनिटी वो आपको है बचाता है। इम्यूनिटी ही आपको बचाता है। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत काम करती है। पहला होता है एक नेचुरल रोग प्रतिरोधक शक्ति, और एक होता है आर्टिफिशियल। जो हमारे शरीर में जो रक्त नलिकाएं हैं जैसे WBC, और वो जो है जब भी कोई बाहर का इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आता है तो हमारे शरीर के सैनिक के रूप में WBC काम करते हैं और एंटीबॉडीज बनाती हैं, और ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर के लिए सुरक्षा का काम करता है। और जब भी कोई वायरस, जब भी कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में आएगा तो ये एंटीबायोटिक का काम है, उसके साथ फाइट करें, उसके साथ लड़ें। इन WBC सेल्स में ई सेल्स होते हैं जो इस चीज को अच्छी तरीके से करती है। तो ये है नेचुरल इम्यूनिटी जो सब इंसान के बॉडी में होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो काफ़ी घट जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और इतने ज़्यादा वायरस को निपटने के लिए हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी लेते हैं, जैसे वैक्सीन लेते हैं, सुई लेते हैं, जैसे हमने कोरोना काल में लिया था। और जो बाहर से लिए गए शक्ति है, जो सपोर्ट है, और इम्यूनिटी को बचाने के लिए जो हम इंजेक्शन लेते हैं, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। समझ गए? तो यानी 2 तरीके से हम अपने शरीर का बचाव करते हैं। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, अगर किसी कारण से अगर इनकी पावर खत्म हो जाए और या फेल होना शुरू कर दे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर की जो हालत है वो क्या होगा। हम कैसे अपने शरीर को बचा सकते हैं? हम नहीं बचा सकते हैं। हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने शुरू होने लग जाते हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैं समझा देता हूं आपको दोस्तों, ताकि आप अलग से इसे समझ सकते हैं कि HIV और एड्स, गौर से सुनिए दोस्तों, HIV और एड्स दोनों अलग होता है। HIV जो है एक वायरस है जो शरीर में जाता है और इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, तो इसे वायरस कहते हैं। और जब हम एड्स की बात करते हैं तो इसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी एक्वायर्ड का मतलब होता है बाहर से पाया गया। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में था, हमें बाहर से मिला है, इसे हम इसे एक्वायर्ड करते हैं। और डिफिशियंसी यानी ये सीधा रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हमला करता है। और सिंड्रोम जो होता है, सिंड्रोम को कहते हैं बहुत सारे बीमारियों का समूह, उसी को हम सिंड्रोम कहते हैं।
और ये बात साफ हो गई कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है यानी एड्स को ये बीमारी से ये समूह को बनाती है, समझ समूह को बनाती है बीमारी से। तो ये बीमारी आगे चलकर एड्स को पैदा कर सकता है, यानी ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर इन डिजीज, तो इसको हम बोलेंगे एड्स। जी हाँ, एक बात साफ हो गई दोस्तों कि जो भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को HIV इन्फेक्शन हो लेकिन एड्स न हो। अब हमारे बात को शायद आप समझ रहे होंगे, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। HIV किसी को हो सकता है लेकिन एड्स होना बहुत ही बाद की स्टेज है। इसी के साथ ही एक चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ट्रीटमेंट और क्योर, ये दो बार हम अक्सर यूज करते हैं। ये दो बातें दोस्तों सेम नहीं है। ट्रीटमेंट का मतलब है इलाज, किसी चीज को हम ट्रीट कर रहे हैं, जो चीज हो चुका है उसको बढ़ने से हम रोक रहे हैं, उसको कहते हैं ट्रीटमेंट। यानी एड्स का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन क्योर पूरी तरह से क्योर होना ही क्योर कहलाता है। लेकिन अब जब HIV होता है तो उसको हम जो है पूरी तरह से ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसको हम एड्स को रोक सकते हैं। जो बढ़ गया है, जो सेल्स जितने भी हैं वो आगे नहीं बढ़ेगी, उसे कम किया जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। आज तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं बनी है जो एड्स को क्योर कर दे। तो ये क्योरेबल नहीं है दोस्तों, एड्स क्योरेबल नहीं है। तो क्या हमारा ये पुराना सवाल था आपसे, क्या किस करने से एड्स होता है या किस करने से एड होता है, इस चीज को ध्यान से समझिए दोस्तों। और जो मेथड है वो प्रोटेक्टिव सेक्स के बारे में, अगर आप मित्रों के साथ सेक्स करते हैं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करते हैं तो चांस है कि एड्स फैल जाए। या बहुत सारे लोग जो निडल का यूज करते हैं, आपस में सुई का शेयर करते हैं, एक दूसरे को निडल लगाते हैं, जो नशा करते हैं, या ब्लड कांटेक्ट या किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड ब्लड दूसरे को चढ़ा दिया गया, तो यानी कि अगर इन्फेक्टेड मां से अपने बच्चे को मिल जाती है, तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे एड्स मिलता है। ये जो चारों कॉमन है दोस्तों, ये जो चारे कॉमन है, ये सारे का मेन तत्व है ड्रग। यानी ये कॉमन तत्व जो है इसको हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड किस टाइप के बॉडी फ्लूइड होते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं। याद रखिए, हमारे शरीर में अलग अलग तरह के फ्लूइड होते हैं। कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं जो HIV को आगे से आगे पहुंचाते हैं, यानी एड्स तक पहुंचाते हैं। इसको बोलते हैं पैरा ब्लड, जिन्हें खून, जैसे आप वेजाइनल फ्लूइड्स होते हैं, महिलाओं के अंदर वेजाइनल फ्लूइड्स होता है, और बच्चे को जैसे दूध पिलाते हैं तो एक होते हैं सेमिनल फ्लूइड्स, यानी सीमन फ्लूइड करने से पहले एक सेमिनल फ्लूइड्स होते हैं, एक रेक्टल फ्लूइड्स होते हैं, यहाँ रेक्टम से निकलती है, उसको रेक्टम फ्लूइड कहते हैं, इसमें लेते हैं। और सीमेन जो होता है, और जैसे ग्रीबी जिसे हम कहते हैं, तो ये सारे फ्लूइड जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे फ्लूइड सेक्सुअल एक्टिविटी से ही बढ़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सभी HIV को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं। और दूसरे शब्दों में ये समझें कि जो शरीर के अंदर जो गीला पार्ट है, जैसे आप हाथ धो रहे हैं, या तो आपके पास अगर गीला गीला महसूस होगा, हमारे शरीर में जहाँ जहाँ भी म्यूकस है, पसीना है, वहाँ ब्लड वेसल्स का फ्लो बढ़ जाता है। या आपके जो प्राइवेट पार्ट्स है, जो जेनिटल पार्ट्स है, वहाँ पे इनका फ्लो बढ़ जाता है। और चाहे वो ब्लड हो या आपके सीमन हो या आपके रेमन फ्लूइड्स हो, उसके माध्यम से बहुत जल्दी ट्रांसमिशन होता है, और किसी भी तरीके से हो। लेकिन कुछ फ्लूइड्स हैं दोस्तों जिसके माध्यम से HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है जनरली। इसको एक्सेप्शंस क्या है मैं वो भी आपको बताऊंगा। जैसे सलाइवा से कभी भी इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो आपके आंख में आंसू आ जाते हैं तो ये ट्रांसमिशन नहीं होता है। पसीने से भी एड्स नहीं होता है, हाथ मिलाने से भी नहीं होता है, और हवा से भी नहीं फैलता है एड्स, और शेयर करने से भी नहीं होता है, और किस करने से भी एड्स नहीं होता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि या किसी को गले लगाने से या मच्छरों से भी होता है, या एक दूसरे का बर्तन यूज करने से भी होता है। ये हम सभी को पता है कि इन सबों से नहीं होता है दोस्तों। अब हमारे टॉपिक जो था, क्या किस करने से एड्स होता है, जरा सोचिए दोस्तों। हमारे जो बॉडी फ्लूइड है उनके माध्यम से HIV हो सकता है।
अब पॉसिबिलिटी ये है कि जो लोग आपस में किस कर रहे हैं उनको ये भी अगर उनके बदन में छाले हैं या उनके मुंह में छाले हैं तो उनको बॉडी फ्लूइड्स आपस में अगर मिल रहे हैं तो जब भी आएंगे तो उनको चांसेस है कि उनको HIV हो जाए। ठीक ऐसी सिचुएशन मान लीजिए आप ऑरल सेक्स कर रहे हैं और ब्लीडिंग गम्स एक दूसरे को आ रही हैं या मुंह में छाले हैं और इनमें से सीमल या वेजाइनल फ्लूइड्स या ब्लड के कांटेक्ट में आ रही है तो तब भी चांसेस है HIV होने के। तो अब आप समझ सकते हैं कि HIV जो है सलाइवे के थ्रू नहीं भी होता है, लेकिन कुछ खास अपवाद है दोस्तों कि इस सिचुएशन में कि आपको हो भी सकता है तो या नहीं भी हो सकता है। अब ये समझते हैं दोस्तों कि HIV इन्फेक्शन जब होता है तो मनुष्यों को क्या सिम्टम्स नजर आते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं। मान लीजिए ये जो हमारा HIV है वो किसी भी मेथड से हमारे बॉडी में इंटर होता है तो सबसे पहला जो काम होता है वो WBC का होता है। या आपको बताते हैं T सेल्स। देखिए क्या होता है दोस्तों कि T सेल्स वो सेल्स होता है जो HIV से लड़ता है। एक्चुअली में एड्स में होता है क्या कि जो HIV होता है उसको T सेल्स को ही खत्म कर देता है। T सेल्स हमारा शरीर के अंदर सैनिक का काम करता है और HIV उस T सेल्स को ही मार देता है, तब जाके वो शरीर के अंदर हमला करता है। तो और छोटे छोटे जो हमारे जो इन्फेक्शन धीरे धीरे घेर लेते हैं और हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे इन्फेक्शन हो जाते हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और इसी को कहते हैं एड्स कहते हैं। समझ गए दोस्तों। और जब वायरस का अटैक शरीर पे होता है तो ये WBC के अंदर जाकर हमला करना शुरू कर देता है और इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है। अब बात करते दोस्तों इसका इलाज मुश्किल क्यों है। एड्स का इलाज जब वायरल अटैक होता है यानी जब HIV WBC पे हमला करता है तो यहाँ पे एक खास तरह का एक चैनल होता है। जैसे मान लीजिए चोर चोरी करता है तो वो जो है धीरे धीरे सेंध मारता है, उसी तरह ये HIV जो है धीरे धीरे हमारे शरीर में जो वायरस जो है धीरे धीरे हमारे शरीर में चोर की तरह सेंध मारता है, तब जाके हमारे शरीर को खोखला करता है। इस सेल्स में इंटर होने के बाद अपने को धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और सबसे जो चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों, जब इस वायरस का इन्फेक्शन बढ़ता है तो काफी सप्ताह तक आपको पता ही नहीं चलता है कि एड्स हो चुका है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आज इन्फेक्शन हुआ है तो कुछ सिम्टम्स आ जाएंगे, महीनों तक कभी कपल को पता ही नहीं चलता है कि हमको एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये एक अलग टाइप का होता है। तो CCR फाइल और की तरह ये अटैच होते हैं और WBC को धीरे धीरे खत्म करते हैं। हाँ, और ये व्हाइट ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और धीरे धीरे 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 इस तरह से वे धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं और ये T सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं जो हमारे सैनिक के रूप में काम करते हैं शरीर में, और उनकी संख्या कम होने लगती है। और शरीर में यदि WBC खत्म हो जाए तो यानी आपका इन्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है, आप रोक नहीं पा रहे हैं और आपके शरीर में मल्टीपल इन्फेक्शन हो रहे हैं। अब इसका इलाज क्या है दोस्तों। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इसका इलाज रिसेंटली है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। अब ये कौन सा वर्ड है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या चीज है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो है अभी कुछ समय से सन 1981 की हम बात कर रहे हैं, जो है 20 साल पहले की बात करें दोस्तों, उस समय जब ये वायरस को खोजा गया था तो 2-3 साल में ये वैक्सीन निकल जाएगा, लोग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन ये नहीं हुआ। लेकिन ये वायरस इतना नोटोरियस और शरारती निकला कि हम यदि वैक्सीन बनाते हैं ये अपना मैटर चेंज कर देता है, ये अपनी संरचना बदल देती है। फिर दूसरा दवाई बनाते हैं, ये अपना जेनेटिक कोड चेंज कर देते हैं। तो बार बार जेनेटिक कोड चेंज कर देते हैं एड्स। इस तरह वजह से एड्स का अभी तक सही दवाई नहीं निकला है। तो इस बीच आबू धाबी के बीच जो कुछ लोग ऐसे भी देखे गए जो है कि इन पे HIV का इन्फेक्शन काम नहीं कर रहा है। इनका जब क्योर एग्जामिन किया गया तो उनके जीन्स में थोड़े समय के अनुसार इस प्रकार से बदलाव आया कि HIV इन्फेक्शन हुआ तो इनके WBC को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस प्रकार के इस दोनों का सैंपल लिया गया और इस प्रकार के लोगों से सैंपल लेने के बाद जो भी इफेक्टेड लोग हैं उनके ब्लड सेल से जो ट्रांसप्लांट किया गया उससे कहा गया स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट।
स्टेम सेल्स क्या होती है, जैसे बताइए, चलिए आपको हम बताते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारे अंग जो है यानी सेल से मिलकर बना होता है दोस्तों। और जितनी भी सेल्स है वो अपना अपना काम करता है। जैसे हम किसी से बात करें तो ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के अंदर, फैट सेल्स होती है, न्यूरॉन होते हैं, एपिक्यूलर सेल्स होती है, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। लेकिन इन सब की मदद से एक सेल्स होती है, उसे कहते हैं स्टेम सेल्स, यानी एक ऐसी कोशिका जो हर तरह की कोशिका बनाता है स्टेम सेल्स, और अपने ही टाइप के और भी कोशिका को बना सकता है, और किसी भी टाइप के कोशिका को में परिवर्तित भी हो सकता है, जब चाहे जैसी भी कोशिका वो बना सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि स्टेम सेल्स उन लोगों से लिए गए, यूरोपियन लोगों से, जिनको एड्स का प्रभाव नहीं था, HIV का उनको नहीं मार रहा था, तो स्टेम सेल्स को लिया गया और उन लोगों को दिया गया जो इस बीमारी से ग्रस्त थे, और देखा गया कि वो ठीक होने लगे। ये बहुत चौंकाने वाली बात है दोस्तों। ये अब तक 3 करोड़ लोग दुनिया में प्रभावित हैं इस रोग से, HIV रोग से, और जो अब तक ठीक हुए सिर्फ 3 व्यक्ति ही ठीक हुए हैं। अब आप सोचेंगे ये क्या हो गया, जब 3 करोड़ में 3 ही लोग ठीक हुआ। तो दोस्तों ये बात है कि स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट करना इतना आसान नहीं है, ये काफी खतरनाक है, इसमें जान का खतरा बढ़ जाता है। और 3 लोग जो ठीक हुए ना दोस्तों, उनके साथ कुछ समस्या थी, उनको ब्लड कैंसर था, जो जिनका इलाज हुआ, उनके ब्लड सेल्स खत्म हो चुके थे सारे, तब उनको ट्रीटमेंट किया गया। इसमें 2 मेल थे और 1 फीमेल थे। तो रिसेंटली इनका 3 ही व्यक्ति को ठीक किया गया है। तो रिसेंटली अब हम बताते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। HIV का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हमारी सरकार ये कहती है, लेकिन देखिए मैं ट्रीटमेंट शब्द यूज कर रहा हूँ, क्योर नहीं। ट्रीटमेंट के बारे में ये है कि जिस व्यक्तियों को HIV का इन्फेक्शन हो चुका है, अब उसके प्रभाव को वहीं रोका जाए, हमारी ये प्राथमिकता है, ताकि ये बीमारी आगे न बढ़े, ताकि व्यक्ति सामान्य जीवन जी सके, अपना जीवन जी सके। ये थेरेपी है एंटी इलेक्ट्रोवायरल थेरेपी। जी हाँ दोस्तों, यह है रेट्रोवायरल थेरेपी के द्वारा हम HIV को रोक सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। कुछ इस इलाज से कुछ पेशेंट जो है 10-20 साल 30 साल भी जी सकते हैं, लेकिन वो HIV को खत्म नहीं कर पाएंगे, वो अपनी जीवन शैली को आराम से जी सकते हैं इस थेरेपी से। लेकिन जो इन्फेक्शन है उनके आते नहीं है, इन्फेक्शन हमला नहीं करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये HIV की संख्या को कम करते हैं और उनकी इन्फेक्शन को कम कर देते हैं। और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जिनको दिया गया है, उनका HIV संक्रमण के खतरा भी काफी कम हुआ है। और इतना ये वायरल है कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी हुआ है तो भी ये थेरेपी काफी कारगर साबित हुआ है। तो ऐसा भी इसमें सबूत पाया गया है। और इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स ही करें। तो HIV को एड्स बनने से रोकता है ये थेरेपी। तो हम आपको फिर बता रहे हैं कि HIV अलग बात है और एड्स अलग बात है, फिर दोबारा डिस्ट्रॉय न करे, इसलिए ये थेरेपी लिया जाता है ताकि पेशेंट अपना सामान्य जीवन जी सके। अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो काफी समय से एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रहे हैं, तो काफी ठीक होने के बाद हम देखते हैं कि पेशेंट काफी हद तक सामान्य जीवन जी रहे हैं और सामान्य लोगों की तरफ व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक जो था एड्स के बारे में था। आई होप दोस्तों आपको कुछ नॉलेज इसके बारे में जरूर मिला होगा, और मुझे खुशी होगी अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।